दोस्तों नमस्ते। आज गोहिल वंश की ये 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लास हो चुकी है और हमने मोकल के बारे में लगभग पढ़ लिया था। आज मोकल के बाद शुरू करेंगे कि मोकल के बाद रणकुंभा का जो काल था। कुंभा के काल में जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो प्रश्न बनते हैं, उनको मैं अच्छे से तैयार करवाने की कोशिश करूँगा। और कुंभा के काल का जो एक तो गुजरात का संघर्ष है और एक मालवा का जो संघर्ष है, वो दोनों आपको अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि बहुत बार यहाँ से प्रश्न बनता है और प्रश्न अच्छे बनते हैं, है ना? तो सारंगपुर का युद्ध भी पढ़ेंगे, चंपानेर की संधि भी पढ़ेंगे, क्या कारण रहे दोनों के बीच संघर्ष का, वो भी चीज़ें आज जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो ये गोहिल वंश की 5वीं क्लास है। जो विद्यार्थी आज पहली बार देख रहा है, वो 4 क्लास पहले देख के आना, वरना ये क्लास समझ में आएगी नहीं, ठीक है? और आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आप इसको रिवीजन के रूप में ले रहे हो या फिर आप नोट्स बना रहे हो, जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे आप आराम से देखते हो, ठीक है? पहला प्रश्न देखो आज का, बेसिक प्रश्न है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। इतना मैं साधारण लेके भी नहीं चलूँगा कि कुंभा के काल में बहुत सरल जानकारी, क्योंकि हर विद्यार्थी को कुंभा की उपाधियों के बारे में पता है, कुंभा की रचनाओं के बारे में पता है, कुंभा के जो दरबारी साहित्य रचना हुई थी, उन सब के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी होती है और वो साहित्य में भी हम वहाँ आराम से इसको पढ़ते हैं। यहाँ हम सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टिकोण पढ़ेंगे कि उसके इतिहास में जो योगदान है, जो युद्ध हैं, जो रणनीति है, जो इनके द्वारा जो निर्माण किले थे, वो हम जानकारी यहाँ आराम से पढ़ेंगे। तो कुंभा के बारे में पहला प्रश्न देखो कि महाराणा कुंभा के बारे में कौन सा कथन सही है? महाराणा कुंभा के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रश्न ये पूछ रहा है और प्रश्न देखना, आप ऑप्शन देखना। इनके पिता मोकल और माता सौभाग्य देवी थी। ये बेसिक प्रश्न है, छोटी सी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लेता है कि महाराणा कुंभा के पिता का नाम क्या है ना? छोटी परीक्षाओं में प्रश्न बनता है क्योंकि ये बड़ा शासक है और बड़े शासक के बारे में छोटी जानकारी भी आपको याद साथ में लेके चलनी, ठीक है? तो पिता था मोकल, माता थी सौभाग्य देवी। ये परमार वंश की, याद रखना, ये परमार वंश की राजकुमारी थी। ये आप याद रखना, परमार वंश की राजकुमारी थी सौभाग्य, ठीक है? इसने रणमल के सहयोग से चाचा और मेरा की हत्या करवा दी। अब यहाँ देखना, यहाँ बहुत उपयोगी चीज होती है, क्योंकि जब कुंभा शासक बनता है ना, तो कुंभा जब शासक बनता है तो उसके सामने दो सबसे बड़ी चुनौती होती है। एक तो जो चाचा और मेरा, जिसने मोकल की हत्या की थी, मैंने मोकल वाले टॉपिक में वहां करवाया था क्लियर कि चाचा मेरा ने मेहपा पंवार की सहयोग से महाराणा मोकल की हत्या कर देते हैं, तो वो चीजें मैंने आपको बताई थी। अब जब कुंभा शासक बनता है, तो कुंभा जैसे ही शासक बनता है, उसके सामने दो चुनौतियां होती है। एक तो चाचा और मेरा अपने पिता की हत्या का बदला लेना, दूसरा रणमल के जो मेवाड़ पे प्रभाव था, उस प्रभाव को समाप्त करना। दो सबसे बड़ी चुनौती हम इसको मान सकते हैं, ठीक है? अब कुंभा सबसे पहले क्या करता है, देखो। कुंभा सबसे पहले जो अपना जो भाई था ना, या क्योंकि बड़ा भाई था, जिसे हम कहते हैं कंवर चूड़ा, है ना? कुंवर चूड़ा भी हम इसको कहते हैं। कंवर चूड़ा को सबसे पहले तो अपने साम्राज्य में बुलाया और चाचा और मेहरा को मरवाने के लिए, इनकी हत्या करवाने के लिए रणमल का प्रयोग करता है, ठीक है ना? रणमल का अपना हथियार बना के प्रयोग करता है और रणमल के सहयोग से चाचा और मेहरा की हत्या करवा देता है, ठीक है? तो चाचा और मेहरा की कहानी यहाँ समाप्त हो गई और महाराणा कुंभा के लिए पहला काम जो था वो यहाँ पूरा हो गया। तो ये चीज याद रखना, ये रणमल के सहयोग से किया, याद रखना, ये रणमल के सहयोग से किया था, ये आप जरूर दिमाग में रखना। इसने भारमली के सहयोग से रणमल की हत्या करवा दी। ये भी लाइन उपयोगी है, क्योंकि रणमल से पहले तो चाचा और मेहरा की हत्या करवाई और फिर भारमली। ये भारमली कौन थी, याद रखना, ये भारमली उसकी जो थी ना हंसाबाई, उसकी दासी थी, याद रखना, हंसाबाई। हंसाबाई किसकी बहन थी? ये रणमल की बहन थी। मैंने आपको बताया था कि रणमल की
बहन हंसाबाई का जो पुत्र उत्पन्न होगा मेवाड़ का शासक बनेगा, वो मोगल शासक बना था। और इसकी जो दासी थी, इसकी जो दासी थी साथ में आई थी, वो थी भारमल्ली। अब भारमल्ली से महाराणा कुंभा क्या करवाता है कि रणमल को जहर देके उनकी हत्या करवा देता है। तो अपने दोनों ही अपने जो प्रतिद्वंदी थे उनको समाप्त कर दिया। एक तो अपने पिता की मौत का बदला ले लिया यहाँ पे, और दूसरा रणमल का जो प्रभाव था वो रणमल का प्रभाव भी यहाँ समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको दिमाग में यहाँ रखनी। अब देखो, कुंभा ने राव जोधा को अरबली के युद्ध में पराजित किया। ये स्टार लगाकर अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये अरबली का युद्ध आपको किताबों में नहीं मिलेगा, बहुत कम किताबों में, बहुत कम गाइडों में युद्ध ये है। अब देखो होता क्या है, जैसे ही रणमल की हत्या होती है और मेवाड़ में होता है राव जोधा, यहीं पे था राव जोधा, ठीक है ना। अब राव जोधा ने क्या किया, अपना यहाँ से भागने का प्रयास किया, क्योंकि रणमल की हत्या हो गई थी और राव जोधा को भी मारने की प्लानिंग हो गई थी। ठीक है, तो जैसे ही रणमल की हत्या होती है तो फिर राव जोधा यहाँ से भागने लगता है और कहते हैं कि जैतारण के पास, ठीक है, जैतारण के आसपास के जो क्षेत्र था वहां पर ये अरबली के युद्ध में राणा कुंभा राव जोधा को पराजित करता है और फिर वो जोधपुर की ओर भाग जाता है, बीकानेर के क्षेत्र में जाके वो शरण लेता है। ठीक है, तो ये महाराणा कुंभा की प्रारंभिक जानकारी, ठीक है ना। तो प्रारंभिक जानकारी आपको बेसिक जरूर याद रखनी है कि उसके पिता का नाम मोकल था, माता सौभाग्यवती परमार वंश की राजकुमारी थी, यह भी याद रखना है। और रणमल के सहयोग से चाचा और मेरा की हत्या करवाई, और भारमल्ली के जहर देने से रणमल की हत्या भी कुंभा ने करवाई थी, और राव जोधा को अरबली के युद्ध में पराजित किया था। ये स्टार लगा के अपनी कॉपी में ये चीज नोट कर लेना। ठीक है, तो कुंभा के बारे में ये चारों ही कथन सही, कुंभा के बारे में ये चारों ही कथन सही। ठीक है, तो यहां से कोई बेसिक प्रश्न बनता है तो आप कभी गलत मत करना, है ना। अगला प्रश्न देखो, अब देखो होता क्या है, आवल बावल की संधि 1453 राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य किसकी मध्यस्थता के कारण हुई थी। ठीक है ना। अब मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में संघर्ष चल रहा था, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेवाड़ में रणमल का प्रभाव था। जब रणमल की हत्या हुई तो वो प्रभाव कम हुआ। राव जोधा के साथ मैंने अभी बताया कि अरबली का युद्ध हुआ, मैंने अभी बताया अरबली का युद्ध होता है। अरबली के युद्ध में राव जोधा होता है, पराजित होता है। पराजित होने के बाद राजमाता हंसाबाई, स्टार लगा कर अपनी कॉपी में नोट कर लेना ये चीज, राजमाता हंसाबाई ने अपनी मध्यस्थता से दोनों के बीच में एक संधि कराई, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि 1453 में है, स्टार लगा अपने कॉपी में नोट कर लेना। एक तो अरबली का युद्ध राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य, और आवल बावल की संधि 1453 में होती है राव कुंभा और राव जोधा के। ठीक है, इसकी संधि का एक कारण है कि मेवाड़ और मारवाड़, याद रखना, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारित की गई। ठीक है ना, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारित की गई। इस संधि का सबसे बड़ा यही इसका परिणाम था, और दोनों के मध्य संघर्ष समाप्त होता है और राव जोधा जोधपुर में शासक बन जाता है ना। तो ये बेसिक जानकारी है, इतनी उपयोगी नहीं है, परंतु आपको सिर्फ आवल बावल की संधि का कोई प्रश्न पूछ ले तो नाम याद रखना, डेट याद रखना, और मध्यस्थता किसने की थी, राजमाता हंसाबाई ने इसकी मध्यस्थता की थी। ठीक है, कर्मावती मैंने बताया था, मेहपा पंवार मैंने आपको बताया था कि मेहपा पंवार के सहयोग से चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या की। ठीक है, और रानी सौभाग्य देवी मैंने अभी बताया कि राणा कुंभा के माता का नाम क्या था, रानी सौभाग्यवती था। ठीक है, तो आपको इतना जरूर यहां से रखना है, और संधि का यही था कारण था, मेवाड़ मारवाड़ का संघर्ष समाप्त हो जाता है। यहाँ हमने ये चीज पढ़ ली। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राव जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के किस पुत्र के साथ किया था। ठीक है ना। अब दोनों के मध्य क्या हो गया था, संधि हो गई थी, अवल बावल की संधि हो गई, और दोनों के मध्य विवाह की सम्मत भी बढ़ने लगा था। कुंभा की जो एक पुत्री थी श्रृंगार देवी, ठीक है,
कुंभा की जो पुत्री थी राव जोधा के ना, राव जोधा की जो पुत्री थी श्रृंगार देवी, और इधर कहते हैं कि कुंभा के 3 पुत्र सबसे उपयोगी बचते, ठीक है। वैसे 12-13 पुत्र थे, परंतु 3 पुत्र जो योग्य बचते थे वो थे रायमल, जगमाल और संग्राम सिंह। रायमल पृथ्वीराज और संग्राम सिंह, ये संग्राम सिंह ये कौन था? सांगा था। अब विवाह किसके साथ हुआ? विवाह रायमल के साथ। विवाह किसके साथ हुआ था? श्रृंगार देवी का महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ इसका विवाह हुआ था। ये रायमल बाद में शासक भी बनता है, ठीक है। तो आपको इतना जरूर याद रखना है कि श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के किस पुत्र के साथ होता है? तो वो रायमल के साथ विवाह होता है, ठीक है। तो ये तीनों ही बाद में आपको अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि जब हम राणा उद्दा पढ़ेंगे तो उद्दा के बाद में रायमल ही हम अच्छे से उसको तैयार करेंगे, है ना। तो ये भी चीज आपको दिमाग में रखनी। अब देखो होता क्या है। सारंगपुर के युद्ध 1437 के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है ना। अभी तक हमने पढ़ा था कि मालवा और मेवाड़ का संघर्ष, ठीक है ना। और मैंने ये चीज प्रश्न करवाया था कि मालवा और मेवाड़ के संघर्ष की शुरुआत किस शासक ने की थी। आपको कमेंट करके वो उत्तर जरूर बताना है। मैंने एक शासक के बारे में आपको बताया था कि एक ही लाइन इसके लिए उपयोगी है। उस शासक ने दिलावर खां मैंने प्रश्न करवाया था कि दिलावर खां को पराजित करके मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत की थी। तो वो शासक कौन था? जरूर आप दिमाग में रखना और कमेंट में उत्तर जरूर उसका नाम बताना ना। अब देखो, मालवा का संघर्ष प्रारंभ से ही चल रहा है और मालवा के संघर्ष में कुंभा के काल में आमने सामने टकराव होता है और कुंभा के काल में ही हमें परिणाम भी देखने को मिलता है, सारंगपुर का युद्ध देखने को मिलता है। तो आप बेसिक जानकारी यहाँ आप जरूर दिमाग में रखना। यह युद्ध कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ। स्टार लगा के अपने कॉपी में नोट कर लेना, बहुत बार विद्यार्थी यहाँ गलत करता है। महमूद खिलजी द्वितीय ऑप्शन में होता है, तो आप जरूर याद रखना। सारंगपुर के युद्ध में कुंभा के समकालीन जो शासक था मालवा का, वो महमूद खिलजी प्रथम था, ठीक है। तो सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ? ये चीज आपको एक दिमाग में रखनी है। मालवा के उमर खान ने कुंभा से सहायता मांगी थी। यह भी बहुत उपयोगी लाइन है, क्योंकि कुंभा ने आक्रमण का कारण इसका एक ये भी माना जाता है, ठीक है ना। जब देखो वहां पर उमर खान शासक था, ठीक है ना। उमर खान शासक बनता है, परंतु उमर खान को पद स्थापित करके वो गद्दी हड़प लेता है महमूद खिलजी प्रथम, ठीक है ना। अब महमूद खिलजी प्रथम गद्दी हड़प लेता है, तो ये क्या करता है? उमर खान कहता है कि कुंभा से सहायता मांगता है। तो ये भी लाइन अच्छी लाइन बन जाती है। ये भी आपको नाम याद रखना है। उमर खान ने सहयोग मांगा था, तभी बाद में जाके सारंगपुर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध का एक कारण मेहपा पंवार और अक्का को शरण देना था। ये वही मेहपा पंवार है जिसने महाराणा कुंभा के पिता मोकल की हत्या करवाई थी चाचा और मेरा से। ये भी आपको याद रखना है। जब चाचा और मेरा को मारा गया ना, चाचा और मेरा को जब मारा गया, तो ये दोनों भाग करके मालवा के महमूद खिलजी प्रथम की शरण में चले गए थे। तो एक आक्रमण का ये भी एक कारण है युद्ध का, तो ये भी आपको याद रखना है। इस युद्ध की विजय में उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये भी लाइन बहुत उपयोगी है। कई बार प्रश्न पूछते हैं कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, ठीक है ना। तो वहां आपको मालवा विजय भी नाम मिल जाए, याद रखना। वहां आपको मालवा भी नाम मिलेगा, ठीक है ना। तो मालवा विजय भी याद रखना, ठीक है ना। और सारंगपुर युद्ध भी ना याद रखना। सारंगपुर युद्ध भी आप नाम याद रखना। स्पेशल ही हम कहते हैं कि मालवा की विजय के बाद महाराणा कुंभा ने ये विजय स्तंभ बनवाया था। और विजय स्तंभ के बारे में आप वैसे ही सबको पता है, बेसिक जानकारी मानी जाती है, ठीक है। तो मेरे अनुसार जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो सारंगपुर का युद्ध का महत्व है वो बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसके बाद में भी कुंभा के बाद भी में भी मालवा के आक्रमण लगभग होते रहे हैं। तो शासक एक तो जरूर याद रखना
कि कुंभा के काल में शासक कौन था? महमूद खिलजी प्रथम था। यहाँ विद्यार्थी बहुत बार कंफ्यूजन होता है, तो आपको ये चीज जरूर याद रखनी है। और दूसरा, उमर खान ने उसका सहयोग मांगा था, ये भी याद रखना है। और एक कारण मेहपा पंवार और अक्का का शरण देना भी इसका कारण माना जाता है। ठीक है, तो कुंभा के सारंगपुर युद्ध की ये जानकारी है, आपको जरूर दिमाग में याद रखनी है ना। एक प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है। कुंभा के बाल के चाहे वो गुजरात अभियान हो या फिर मालवा अभियान, दोनों के बारे में एक प्रश्न हमेशा ही बनता है, या तो गुजरात का पूछ लेगा या फिर मालवा के आक्रमण का पूछ लेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ये प्रश्न नया है आपके लिए, प्रश्न नया है, और हम जब डिटेल से पढ़ ही रहे हैं कुंभा को, तो फिर ये प्रश्न हमें जानना चाहिए। क्योंकि देखो, सारंगपुर के युद्ध में क्या होता है, महमूद खिलजी प्रथम पराजित हो जाता है, और महमूद खिलजी पराजित होने के बाद अपनी पराजय का बदला लेने के लिए ये क्या करता है, कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है। प्रश्न देखना कि महमूद खिलजी प्रथम ने 1443 ईस्वी में कुंभलगढ़ आक्रमण के समय कुंभा की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। याद रखना, ये प्रश्न बहुत उपयोगी प्रश्न है, ये किताबों में कहीं डाला ही नहीं गया है। ठीक है ना। महमूद खिलजी ने वापस भी आक्रमण किया था अपनी पराजय का बदला लेने के लिए, और यहाँ पर ये जीता था, याद रखना, यहाँ पर ये कुंभलगढ़ में जीता था, याद रखना। और वो कुंभा का नेतृत्व करता था दीप सिंह। कौन था? दीप सिंह यहाँ की कुंभा का सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो ये दीप सिंह की शहादत, यहाँ दीप सिंह पराजित हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ था। ये चीज भी आपको याद रखनी। ठीक है, बाद में कहते हैं कि इसने बहुत लूटपाट मचाई, मंदिरों को तोड़ा इसने, ये जानकारी हमें किताबों में मिलती। ठीक है, तो आपको ये चीज जरूर दिमाग में याद रखनी है। एक सारंगपुर का युद्ध याद रखना है, और साथ में ही वापस महमूद खिलजी प्रथम का एक आक्रमण आपको जरूर याद। ठीक है, तो महमूद खिलजी प्रथम था, इतना ही याद रख लो, मेरे अनुसार प्रश्न यहाँ तक बनता है। ठीक है ना, सीधा ही पूछ ले सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य, सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय, सांगा और महमूद खिलजी प्रथम, तो आपको यहाँ कंफ्यूजन कभी भी नहीं। ठीक है, कभी प्रश्न को आप गलत मत करना। ठीक है, और ये दीप सिंह का नाम भी जरूर आप याद रखना, ये 1443 के लगभग आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अब देखो, ये चीज कुंभा के काल में ना दो ही चीजें महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। मैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं, बाकी इसका साहित्यिक पक्ष और भी बहुत बड़ा है, हम उसको डिटेल में कभी पढ़ ही नहीं सकते। इतने इसने ग्रंथों की रचना की, इतने उसके दरबारी कवि थे, उन दरबारी कवियों की जो रचना है बहुत लंबी क्लासे हो जाएगी, क्योंकि आपको सीमित समय भी है, और इस सीमित समय में हमें जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया मालवा और मेवाड़ का संघर्ष। ठीक है, सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम पराजित होता है, और लगभग बाद में लगभग शांत ही रहता है। ठीक है, अब है मेवाड़ गुजरात का संघर्ष, कुंभा के समकालीन कौन सा कथन सही है। ठीक है ना। अब मेवाड़ गुजरात का संघर्ष का एक कारण, सबसे बड़ा कारण है नागौर। मैं बात करूं, सबसे बड़ा कारण है नागौर। ठीक है, अब नागौर कारण क्यों है, उसकी भी वजह आपको जाननी चाहिए। क्योंकि देखो, एक नागौर में एक शासक होता है, मैं अभी शासक का नाम आपको बता देता हूं, फिरोज खां। ठीक है, फिरोज खां, फिरोज खां, याद रखना ये। मैं छोटी सी इसकी डिस्क्रिप्शन दे देता हूं आपको कि इसकी कारण क्या था। तो मैंने पहला कथन लिखा है कि नागौर के शम्स खान गुजरात के कुतुबुद्दीन के सहयोग से कुंभा पर आक्रमण किया, परंतु पराजित हुआ। अब ये लाइन मैंने ऐड की है क्योंकि आपको ये जानना जरूरी। ठीक है ना। गुजरात और हम मेवाड़ का जो संघर्ष पढ़ेंगे ना, उसमें ये नागौर का बहुत बड़ा योगदान। ठीक है, अब नागौर में एक शासक होता है फिरोज खां, याद रखना। अब फिरोज खां की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद यहां शासक बनता है शम्स खां, शम्स खान। ठीक है, अब शम्स खान शासक,
ठीक है, या ये आपको शम्स खां भी याद रखना है, क्योंकि शम्स खां ने ही क्या किया था, महाराणा सांगा से सहायता मांगने के लिए गया था, भीख मांगने के लिए गया, उसकी शरण में गया था। ठीक है, अब यही बाद में क्या करता है, कुंभा की बात नहीं मानता, उसके साथ विश्वास करता है और गुजरात के कुतुबुद्दीन के साथ मिलकर सांगा के ऊपर आक्रमण करता है। आक्रमण का एक कारण भी हमें देखने को मिलता है कि उसमें एक नाम भी मिलता है, मुजहिद खान। ठीक है ना, ये मुजहिद खान कौन था, ये कुतुबुद्दीन का पुत्र था। ठीक है, कुतुबुद्दीन क्या करता है, शम्स खां को कहता है कि तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम यहां से भाग जाओ, और अपने पुत्र मुजहिद खान को यहां पर नियुक्त कर देता है। अब मुजहिद खान को जब नियुक्त कर दिया ना, तो ये शम्स खां नाराज हो गया और शम्स खां गया था सहायता लेने, किसके पास, राणा कुंभा के पास। कुंभा ने सहायता भी की थी। ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंभा ने सहायता की थी, इसको शासक भी बनाया था, याद रखना, इसको शासक भी बनाया था, परंतु ये सांगा की बात आगे जाके नहीं मानता है, और फिर ये शम्स खां और कुतुबुद्दीन दोनों मिलके कुंभा के ऊपर आक्रमण करते हैं, और कुंभा शम्स खां को पराजित करता है। तो मेवाड़ और गुजरात के संघर्ष की कहानी हमें यहां से शुरू होती है, कुंभा के काल में। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन याद रखना, गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन और मालवा का शासक के महमूद खिलजी प्रथम। ठीक है, अब देखो, कुतुबुद्दीन और मांडवा के महमूद खिलजी ने कुंभा के खिलाफ चंपानेर की संधि 1456 में की थी। यह बहुत उपयोगी लाइन है, क्योंकि देखो चंपानेर की संधि का प्रश्न हमेशा ही बनता है, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं। चंपानेर की संधि महाराणा कुंभा के खिलाफ थी। ठीक है ना, कथन कोई पूछ लेना कि ये किसके खिलाफ थी, किसके सहयोग से बनी, तो ये चीज आप याद रखनी है। तो चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई थी, आप ऑप्शन में दे देना, कुंभा और महमूद खिलजी, कुंभा और कुतुबुद्दीन, तो आप ये मध्य मत करना, ये कभी गलती मत करना। एक तो महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य ये होती है चंपानेर की संधि, और दोनों ही क्या करते हैं, कुंभा को पराजित करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से आक्रमण करने का वो प्लान करते हैं, और ये दोनों के बीच में संधि। ठीक है, इसके खिलाफ होती है, कुंभा के खिलाफ होती है, इसके खिलाफ होती है, कुंभा के खिलाफ होती है। कुतुबुद्दीन को कुंभलगढ़ के पास पराजित किया। अब दोनों ही अलग अलग रास्तों से कुंभा को घेरने का प्रयास किया, और कुंभा ने दोनों को ही अलग अलग जगह पराजित किया। कुतुबुद्दीन पराजित होता है कुंभलगढ़ के पास। ठीक है, महमूद खिलजी को बेरहाटगढ़ के युद्ध में पराजित करता है। याद रखना, ये बेरहाटगढ़ का युद्ध बहुत कम किताब मिलेगा। बेरहाटगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो महमूद खिलजी और कुंभा के मध्य हुआ था, जिसमें कुंभा विजय हुआ और महमूद खिलजी को पराजित होना पड़ा था। तो चंपानेर की संधि भी यहाँ समाप्त हो जाती है, और गुजरात का जो संघर्ष था यहाँ लगभग कुंभा समाप्त कर देता है। तो मालवा और गुजरात की कहानी आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी, आप कभी प्रश्न यहाँ से गलत मत करना। ठीक है, महत्वपूर्ण कारण नागौर का मैंने आपको बता दिया कि शम्स खां को पराजित करता है कुतुबुद्दीन, और कुतुबुद्दीन अपने पुत्र मुजहिद खान को नियुक्त करता है, और इसी का सहायता लेने के लिए शम्स खां कुंभा के पास गया, और कुंभा ने सहायता की, उसको शासक भी बनाया, परंतु बाद में दोनों ने मिलकर कुंभा से युद्ध लड़ा और कुंभा ने इसको पराजित किया था। ठीक है, चंपानेर की संधि डेट जरूर याद रखना, 1456 की। ठीक है, वो इतना मुझे लगता है कि पर्याप्त आपको याद रहना चाहिए, और इतना ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये नागौर वाली कहानी भी आप जरूर याद रखना ना, अच्छा प्रश्न है। अब ये देखो, इस विद्वान के अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। वैसे तो मेवाड़ में कहते हैं कितने दुर्ग बने थे, 84 दुर्ग बने हुए। अब 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था, ऐसा कथन कौन कहता है। ये भी अच्छा प्रश्न बन सकता है, क्योंकि कुंभा के गुजरात विजय के बाद वो क्या करता है कि अपने किलों का निर्माण करता है, अपने दुर्गों का निर्माण करवाता है, अपने क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए। ठीक है,
तो उसी विस्तार की योजना में कहते हैं कि 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। और ये कथन किसका है? ये श्यामल दास का है। वीर विनोद के रचनाकार, वीर विनोद के रचनाकार कौन है? श्यामल दास है। और श्यामल दास ये कथन कहते हैं। ठीक है, तो आपको कभी पूछ लेना मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माता कौन था? कुंभा था। ये कथन किसके ने कहा था? ये कथन कहा था श्यामल दास। ठीक है, अब देखो बहुत बार यहां से एक प्रश्न बना है, इसलिए मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, एक चीज आपको यहाँ याद जरूर रखनी है कि महना कुंभा के द्वारा कौन सा दुर्ग निर्मित किया गया था। ठीक है ना, मैं आपको कंप्लीट दुर्ग बता रहा हूँ। यहाँ अगर पर वो आपको ऑप्शन में पूछ ले कि महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है, ठीक है ना, तो नहीं का कहीं प्रश्न पूछ लेना तो आपको ये दुर्ग जरूर याद रखना है। इतने दुर्ग महाराणा कुंभा निर्मित करवाए थे। ये मुख्य दुर्ग है जो अपने आसपास के क्षेत्रों में निर्मित करवाए थे, है ना। तो कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद, ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग तो बहुत उपयोगी है। बसंती दुर्ग सिरोही, अंचलगढ़ दुर्ग सिरोही, बैरहाट दुर्ग बदनौर, बोमट का दुर्ग बाड़मेर, मांडलगढ़ का दुर्ग भीलवाड़ा और मचान दुर्ग सिरोही। ये सारे दुर्ग हैं। ये किसके काल में बनाए गए थे? ये महाराणा कुंभा के काल में बनाए गए थे। तभी तो श्यामल दास ने कहा है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता महाराणा कुंभा था। ठीक है ना। अगर ऑप्शन में दे देना कि चित्तौड़ का दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, ठीक है। अब चित्तौड़ दुर्ग का वर्तमान निर्माता कोई पूछ लेना महाराणा को, परंतु मूल रूप से चित्तौड़ दुर्ग का निर्माता नहीं था। ठीक है ना, प्रश्न में अगर पूछ ले, याद रखना, प्रश्न पूछ ले महाराणा कुंभा ने कौन से दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया था। याद रखना, ये इसका वर्तमान निर्माण करता था, ना कि मूल निर्माण करता। ठीक है, तो आपको यहाँ कभी कंफ्यूजन हो जाए ना तो आप जरूर दिमाग रखना। ठीक है, और ये महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित ये 7-8 दुर्ग जो किताबों में हमें नाम मिलते हैं, इतने ही नाम हमें किताबों में मिलते हैं। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है ना। ये मचान दुर्ग भी पूछ लेता है, बोमट वाला पूछ लेता है, बैरहाट दुर्ग पूछ लेता है और बसंती दुर्ग पूछ लेता है। ठीक है ना, ये बहुत कम विद्यार्थियों को याद है, तो आप कंप्लीट आपको अपनी कॉपी नोट्स में लिख लेना ना, ये भी अच्छा प्रश्न बनता है। तो ये सभी महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित दुर्ग माने ना। अब देखो महाराणा कुंभा को गुजरात के शासकों द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? ठीक है ना। अब यहाँ महाराणा कुंभा की लगभग 12-13-14 उपाधियां हैं जो हमें बेसिक रूप से हमें पढ़ते हैं। हाल गुरु, राजगुरु, चाप गुरु, हाल गुरु, वो वगैरह सारी ही किताबें हमें पढ़ी पढ़ी है, तो आपको ये वो भी याद रखनी है। पर तो जो सबसे अच्छी उपाधि, सबसे जो कोई अच्छी उपाधि कहते हैं कि हमें गुजरात के शासकों द्वारा मिली थी, तो महाराणा कुंभा को वो उपाधि कौन सी थी? वो थी हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान ऐसा भी मिलता है, सुल्तान, सुल्तान, हिंदू सुल्तान की उपाधि किस शासक की है? महाराणा कुंभा की है। और सबसे उपयोगी चीज ये है कि किन के द्वारा दी गई थी, तो वो गुजरात के शासकों के द्वारा ये उपाधि दी गई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाता है। ठीक है ना। बाकी महाराणा कुंभा के जो उपाधियों के प्रश्न बनते हैं ना, वो बेसिकली आपको याद ही है, उसमें अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो महाराणा कुंभा की हत्या करके मेवाड़ का शासक बना था। ठीक है ना। अब महाराणा कुंभा की भी क्या होती है? हत्या। जैसे महाराणा मोगल की हत्या होती है चाचा मेहरा के द्वारा, वैसे ही महाराणा कुंभा की भी हत्या होती है राणा उद्दा के द्वारा। राणा उद्दा के द्वारा, राणा उद्दा के द्वारा महाराणा कुंभा की हत्या हो जाती है और शासक बनता है राणा उदय शासक। राणा उद्दा शासक बनता है, याद रखना। उदा कहते हैं कि लगभग 4 या 5 वर्ष तक शासन करता है और बाद में शासक बनता है रायमल। बाद में शासक बनता है रायमल। तो रायमल के बारे में अगली क्लास में चर्चाएं करेंगे। आज कुंभा की जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो योगदान था
मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिया है। और इस टॉपिक में दो चीजें सबसे को उपयोगी चीजें बचती है, तो एक तो है कुंभा की रचना, याद रखना, एक तो है कुंभा की रचना, ठीक है ना। आप जब पढ़ो ना, साहित्य पढ़ते हो तो वहां चीजें आपको कंप्लीट याद करनी है, क्योंकि प्रश्न बनता है महाराणा कुंभा ने कौन सी पुस्तक की रचना नहीं की, याद रखना। तो वो चीजें आपको याद रखनी है। और एक याद रखनी है दरबारी कवि, दरबारी कवि, चाहे वो सारंग व्यास भी हो, चाहे वो मंडन भी क्यों ना हो, मंडन की जो पुस्तक की रचनाएं हैं, बहुत सारी किताबों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको दो टॉपिक आपको खुद ही तैयार करना है, वो साहित्य में आते हैं इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। एक तो कुंभा की रचनाओं के बारे में और एक दरबारी कवियों की रचनाओं के बारे में, दरबारी कवि कौन था, उन किसके द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई, ठीक है ना। इतना आप कर लेना। और मैंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिया है, चाहे वह चाचा मेहरा का क्यों ना हो, चाहे रणमल का क्यों ना हो, चाहे मालवा और गुजरात दोनों के संघर्ष की कहानी क्यों ना हो, चाहे आवल बावल की संधि हो, चाहे वो अरबली का युद्ध हो, चाहे वो बेहराटगढ़ का युद्ध हो, या फिर सारंगपुर का युद्ध हो, या फिर चंपानेर की संधि हो, ठीक है ना। जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो योगदान है, जो नागौर के कारण गुजरात का जो संघर्ष होता है, वो चीजें मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। कुंभा के बारे में इतना ही बनता है। और कल हम शुरू करेंगे रणमल के बाद के प्रश्न। रणमल के बाद में जो प्रश्न बनते हैं उसकी मैं रायमल के बाद के जो प्रश्न बनते हैं मैं वहां चर्चाएं करूंगा, क्योंकि कुंभा के बाद में तीन पुत्र जो सबसे उपयोगी थे, राणा सांगा, रायमल और पृथ्वीराज, ये मैं आपको अगली क्लास में बताने का प्रयास करूंगा कि इनका क्या योगदान रहा मेवाड़ के इतिहास में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।